अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा, 32nd लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल है वो ट्रांसफार्मर वाले पुश पुल से थोड़े से बेहतर है, ठीक है। लेकिन उसका मसला ये था कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल का, ये कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल में हमें दो बैटरीज लगानी पड़ी थी या दो वोल्टेज सोर्स लगाने पड़े थे, ठीक है। अगर हमने आपको याद हो, कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल में एक प्लस वीसीसी था, एक प्लस वीसीसी हमने एनपीएन को दिया और दूसरा वीसीसी हमने पीएनपी को दिया, ठीक है। यानी कि इसका जो पॉजिटिव है वो लगाया उसके साथ कलेक्टर के साथ, और पीएनपी में नेगेटिव लगाया कलेक्टर के साथ। तो दो हमारी पावर सप्लाईज लगती थी, तो इसलिए ये इसका मसला था। इसको ख़त्म करने के लिए एक और सर्किट है, ये होगा वो पुश पुल सर्किट ही, वो होगा ट्रांसफार्मर लेस ही, लेकिन अब उसमें हम दो वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि एक वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे है वो भी बनाते हैं। जी, तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें अब आप देखेंगे कि इसमें वही कॉम्प्लीमेंट्री लगे हुए हैं पुश पुल एम्पलीफायर, ये पीएनपी और एनपीएन, लेकिन यहाँ एक ही वोल्टेज सोर्स है जो कि ये है, ठीक है। इसके अलावा और कोई यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स था हमने ख़त्म कर दिया। इस सर्किट का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो ये कैपेसिटर है, कपलिंग कैपेसिटर जो है वो कैसे अभी हम देखते हैं। ये जो इस साइड में हमें वोल्टेज मिलेगी यहाँ पर वो थोड़ी बायस्ड वोल्टेज होगी, ठीक है। और इस कपलिंग कैपेसिटर के बाद हमें डीसी बायस ख़त्म होके वीएल पे मिलेगी। अब जो ये हमारे पास रेजिस्टर्स और डायोड्स हैं, ये किस लिए हैं? ये बायसिंग सर्किट के तौर पे इस्तेमाल होंगे ताकि इन ट्रांजिस्टर्स को कंडक्शन रीजन में धकेला जाए और क्या किया जाए, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ख़त्म किया जाए, ठीक है। जो डायोड्स हैं एंड रेजिस्टर्स नेटवर्क, ठीक है, यूज टू बायस ट्रांजिस्टर into conduction region to eliminate crossover, ठीक है। और आरई जो है बायस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उसे सवाल होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका Q1 कंडक्ट करेगा जबकि Q2 ऑफ रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में
Q1 ऑन होगा यानी कंडक्ट करेगा, जबकि Q2 ऑफ होगा, कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब Q1 कंडक्ट करेगा तो आपका जो करंट है वो इस रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ, कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ठीक है, थ्रू कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ RL तक जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज होगा। करंट फ्रॉम सप्लाई टू द लोड, करंट फ्रॉम सप्लाई टू द लोड जाएगा। और मैं लिख देता हूँ, हाफ साइकिल में करंट फ्रॉम सप्लाई टू लोड। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में Q1 जो है वो ऑफ होगा, Q2 जो होगा वो ऑन होगा यानी कंडक्टिंग करेगा, कंडक्शन करेगा। Q2 ऑन होगा। अब Q2 ऑन होगा तो जो हमारा करंट है वो करंट जो है वो नेगेटिव बायस होने की वजह से करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी इंस्टेड ऑफ ये। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और Q2 ऑन होगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल Q2 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में और क्या होगा, C2 डिस्चार्जेस थ्रू ट्रांजिस्टर Q2। और क्या होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम लोड थ्रू CC एंड थ्रू Q2 टू ग्राउंड। ठीक है, करंट जो है वो थ्रू CC थ्रू Q2 और फिर ग्राउंड पे चला जाएगा। ठीक है, जब इन नेगेटिव होगी तो। ठीक है, तो जो टाइम कांस्टेंट है, जब ज़्यादा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात आ रही है कैपेसिटर की, तो जो टाइम कांस्टेंट है वो जो है सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू RLCL must be much greater than lowest signal frequency। तो इसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं, 1/2 पाई RL प्लस RE होल का स्क्वायर। तो IPLB करंट, लोड करंट, लोड पी करंट VP डिवाइडेड बाय RL प्लस RE। लोड का जो करंट होगा वो होगा RE प्लस RL, क्योंकि पाथ जो ये होगा पॉजिटिव साइकिल में, तो RL प्लस RE रेजिस्टेंसेस होंगी। ठीक हो गया। तो पावर सप्लाई टू द लोड इक्वल्स टू IPL स्क्वायर RL डिवाइड बाय 2। तो VP स्क्वायर RL डिवाइडेड बाय 2 RL प्लस RE होल का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह सप्लाइड करंट एवरेज, आपको पता है ना सप्लाइड करंट एवरेज कैसे निकालते हैं कि वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, IS हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होगा। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई वो आएगी VP डिवाइड बाय पाई RL प्लस RE। गौर कीजिए कि पहले जब हमने
इस एक्सप्रेशन को निकाला था ना, इस तरह के एक्सप्रेशन, तो ऊपर 2 भी आया था। तो 2 इसलिए आया था कि वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन थी, बोथ साइकिल्स में पल्सेस थी, लेकिन ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, सिर्फ एक साइकिल में पल्सेस है। पावर सप्लाइड इज इक्वल टू वी सी आई सी एवरेज इक्वल्स टू वी सी सी वी पी डिवाइड बाई पाई आर एस प्लस आर एल प्लस आर ई होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो ईटा है वो है पी एल बाई पी एस इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर आर एल डिवाइड बाई 2 आर एल प्लस आर ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई वी सी सी वी पी डिवाइड बाई पाई आर सी प्लस आर एल प्लस आर ई। ठीक है, तो जो स्क्वायर है वो वी पी से कट गया और ये वाला स्क्वायर जो है वो इससे कट गया। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनी पाई वी पी आर एल डिवाइडेड बाय 2 आर एल प्लस आर ई वी सी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब हमारा क्यू पॉइंट जो होगा वो लोड लाइन के दरमियान में होगा, यानी कि वी पीक जो है वो वी सी सी बाई 2 होगी। तो एक्सप्रेशन हम पुट कर लेते हैं, ईटा मैक्स इक्वल्स टू पाई वी सी सी बाई 2 और एस प्लस आर एल प्लस आर ई वी सी सी। तो वी सी सी इससे कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर ई। सॉरी, ये पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, तो ईटा मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब आर एल ओवर आर एल प्लस आर ई जो है वो 1 हो जाएंगे। तो ईटा मैक्स वुड बी इक्वल टू पाई बाई 4 या फिर 45 डिग्री। पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.785, यानी कि 78.5%। तो ये मैक्सिमम है थ्योरेटिकल मैक्सिमम फॉर क्लास। ठीक है, तो ये हमारी क्लास ए से तो काफ़ी बेहतर है, इसका 0.5 था, इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है 0.785 है। ठीक है जी, फिर अभी हमने जो सिंगल सप्लाई वाला पुश पुल एम्पलीफायर देखा है, तो इसकी करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी एक एम्पलीफायर है जिसे हम कहते हैं क्वाजी कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल। ठीक है, मैं बना देता हूँ।
ये कॉजी कॉम्प्लीमेंट्री है, उसमें ये देखिए ये लगे हुए हैं Q1 Q2 Q3 Q4। तो पॉजिटिव साइकिल में Q1 एंड Q2 चलेंगे, नेगेटिव साइकिल में Q3 एंड Q4 चलेंगे। वैसे पुराने से थोड़ा सा फ़र्क इसलिए बेहतर है कि अब ये सिंगल ट्रांजिस्टर नहीं है बल्कि डार्लिंगटन पेयर में लगे हुए हैं, और इनका जो करंट गेन होगा IE/IB वो होगा β3 β4 +1 + β3, जो कि डार्लिंगटन पेयर के करीब करीब है। ठीक है, गेन Q1 के लिए भी वही गेन होगा, Q2 के लिए भी यही गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्लास B एम्पलीफायर ख़त्म होता है। तो अब हम बात करते हैं क्लास C एम्पलीफायर की। तो जैसे क्लास A एम्पलीफायर पूरे एक साइकिल के लिए चलता था, क्लास B आधे साइकिल के लिए, तो जो क्लास C है वो आधे साइकिल के भी किसी पोर्शन के लिए चलेगा। ठीक है, एम्पलीफायर हुज आउटपुट कंडक्ट्स लोड करंट ड्यूरिंग लेस देन 1/2 साइकिल, यानी कि हाफ साइकिल से कम जो है वो कंडक्ट करे तो उसको क्लास C एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर whose output conducts load current during less than 1/2 साइकिल। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये डायग्राम है। तो ये 0 है, ये 180 डिग्री है, 360, ये पूरा पीरियड 360 डिग्री का है। तो लेट्स से सिर्फ इतनी जगह पे कंडक्शन होनी है। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन होगी सिर्फ, इसमें कनेक्शन होगी सिर्फ। ठीक है, तो जो टोटल एंगल है जिसमें एक साइकिल में करंट फ्लो करेगा वो है थीटा, जो है वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 180 डिग्री है। ठीक है जी, तो ये जो थोड़ा सा एंगल जिसमें ये कंडक्ट कर रहा है, इस थोड़े से एंगल को कहते हैं कंडक्शन एंगल। इस थोड़े से एंगल को कंडक्शन एंगल कहते हैं। और ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पोर्शन है, ये पोर्शन भी छोटा सा है। तो इसको हम जो है वो ऑडियो एम्पलीफायर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर या AM मॉड्यूलेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, हाईली डिस्टॉर्टेड वेरिएशन ऑफ इनपुट, सो इट कैन नॉट बी यूज फॉर ऑडियो डिवाइसेस। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी applications such as amplitude modulation। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, मैं अभी बनाता हूँ क्लास C एम्पलीफायर।
माइनस वी वी पी आर एफ सी आई सी। तो अगर इनपुट हमारे पास कुछ इस तरह से है, और कंडक्ट मैक्सिमम पीक जो है वो वी पी का, ये कंडक्शन इनपुट कंडक्शन वोल्टेज जिससे हमने निकालना है, इसका मतलब है कि जो कंडक्शन एंगल है वो इतना ही है, ठीक है। और आर एफ सी कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक को। अच्छा, जो अगर इसमें कनेक्शन हो रही है तो जो करंट पास होगा वो सिर्फ इतने से पोर्शन में करंट पास होगा, इतने से पोर्शन में करंट पास होगा, बाकी चुप रहेगा। फिर दोबारा अगले आके ऐसे हो, ऐसे चलता रहेगा। तो ये जो फ़र्क है इसे थीटा सी कहते हैं या कंडक्शन एंगल कहते हैं, ठीक है जी। तो आर एफ सी जो है वो हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है हाई फ्रीक्वेंसी को, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को ये हाई इनपुट इम्पीडेंस देता है ताकि सिग्नल जो है वो शॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। आर एफ सी प्रोवाइड्स हाई इम्पीडेंस to high frequencies to prevent input from shorting। ठीक है, तो जो VC है कंडक्शन वोल्टेज वो है VBV प्लस 0.7, ठीक है, कनेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर बिगिंस टू कंडक्ट, input at which transistor begins to conduct। इनपुट एट विच इस इनपुट पे भी इनके जब इधर इनपुट पे आई तो कंडक्ट करना शुरू कर दिया, जब तक ये उससे इससे कम रही तो ये हमारा कंडक्शन एंगल हो गया। दोबारा जब लाइन इसको पास करेगी तो दोबारा ये इसकी बाउंड्री आ जाएगी। जो थीटा सी है हमारा कंडक्शन एंगल वो हम बता सकते हैं इस फार्मूला से, 2 आर्क कॉज ऑफ वी सी डिवाइड बाय वी पी। वी पी जो है पीक वोल्टेज है, दैट ड्राइव्स द ट्रांजिस्टर टू सैचुरेशन। तो अगर जो है वो वी सी जो है वी पी के बराबर हो जाए तो थीटा सी वुड बी इक्वल टू 2 आर्क 1 आर्क कॉस 1, आर्क कॉस 1 का था 0 तो ये 0 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। यानी कि वी एल इक्वल टू वी सी इक्वल टू वी पी हो जाएगी ना, यानी कि इस जगह पे आ जाएगी, 0 से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, सारे का सारा कवर करेगी, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से इफ़ वी सी बाई वी पी इक्वल्स टू 0 देन थीटा सी इक्वल्स टू 2 आर्क कॉस 0 का था 90 डिग्री, 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180 डिग्री, यानी कि थीटा वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। वो तो हमें पता ही है कि थीटा ने वेरी करना है फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री।
तो जो इसकी इस अभी मैं आपको एक सर्किट बना के देता हूँ। जी, तो ये हमारा कलेक्टर रजिस्टर की जगह पर हमारा क्या लगा हुआ है, एलसी टैंक लगा हुआ है। ठीक है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है 1/2 पाई LC अंडर। तो क्लास C विद LC टैंक एट द कलेक्टर। तो हम इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं ताकि हमारा जो गिवन कंपोनेंट है वो फंडामेंटल कंपोनेंट के बराबर हो जाए। तो जो गेन है हमारा आमतौर पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का वो -RL/RE हुआ करता है। गेन ऑफ कॉमन एमिटर जो है -RL और RE हुआ करता है। तो RL जो है वो इस केस में RC है, और RC इस केस में क्या है, ये इम्पिडेंस है, चौक वाली और कैपेसिटर वाली इम्पिडेंस है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी इन्हांस होगी जिसमें इनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सारी स्प्रेस हो जाएगी। अब कुछ और चीज़ें हैं, जैसे R1 एक फैक्टर है, वो है जी पीक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ क्लास C वेवफॉर्म। ठीक है, तो जो हमारा R1 निकलेगा वो जो डिराइव किया हुआ फार्मूला वो है -3.54 + 4.1 थीटा L -0.0078 थीटा C² 10⁻⁻। और थीटा की वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में थीटा की वैल्यू अगर 0 से 180 चेंज करें तो R1 की वैल्यू चेंज होती है 0 से 0.5। ठीक है, R1 अगर चेंज होता है तो R की वैल्यू चेंज होगी फ्रॉम 0 to 0.5। ठीक है, अब चूँकि कंडक्शन भी थोड़ी जगह चलने से पहले एक और हमारे पास R0 जो है, R0 इक्वल्स टू DC वैल्यू ऑफ क्लास C एम्पलीफायर डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ क्लास C वेवफॉर्म। पीक वैल्यू ऑफ क्लास C वेवफॉर्म जो R0 है वो इसके बराबर है क्यू थीटा C डिवाइडेड बाय पाई 180 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है P0 दैट इज इक्वल टू R1 IP डिवाइड बाय VCC/2 पोर्शन ऑफ इनपुट करंट। ठीक है, जो इस्तेमाल हो रहा है
पी एस इज इक्वल टू आर नॉट आई पी बी सी सी। ईटा मैक्स वुड बी इक्वल टू आर नॉट और आर एस, because R naught can be attributed to output, RS can be attributed to input, ठीक है। तो इक्वल टू P0 by PS would be equal to R1 IP EC2 divided by 2 RD IP VCC। रिजल्ट आएगा जनाब R पाई डिवाइड बाय RI डिवाइड बाय 2R। इसके ज़रिए हम एफिशिएंसी आराम से मालूम कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल है जी 16.13, जिसमें हमें वी बी बी गिवन है -5, वी सी सी गिवन है 30, वी पी गिवन है 8.8, एफ गिवन है 1.1 मेगाहर्ट्ज़, आई बी कितनी है 1.8। उससे पहले निकालना है हमने थीटा आई। थीटा सी से, थीटा सी किसके बराबर है? थीटा सी बराबर है 2 आर्क कॉस वी सी बाय वी पी इक्वल्स टू बैग रूट करेंगे तो 108.9 डिग्री। इसी तरह से पी नॉट इक्वल्स टू R1 IP VCC बाई 2, ये पहले निकाल चुके हैं। R1 निकालते हैं, -3.54 प्लस 10.4 थीटा सी माइनस 3.4 3.54 प्लस 4.1 थीटा सी माइनस 0.0072 थीटा सी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ इसको सॉल्व करें तो रिजल्टिंग हमारे पास वैल्यू आएगी 0.357। इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पी नॉट वुड बी इक्वल टू P naught equals to 0.357 multiplied by 1.8 multiplied by 30 divided by 2 equals to 9.644 जूल। थर्ड में एफिशिएंसी निकालने को कहा गया है। पावर सप्लाई यानी कि R1 डिवाइड बाय 2R नॉट हमने निकालनी है
10 multiplied by 8.9 divided by 5 multiplied by r। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.193। तो जो ईटा है वो है R1/2 R0 और 1.357। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3.7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.19 इक्वल निकलेगा 0.925 या फिर 92.5%। ठीक है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू क्लास बी। क्लास बी की मैक्सिमम कितनी 50 और 78.4, इसकी कितनी है 92.5। अगर वो कहता है जी कि आपका सी जो है वो 200 पिको फैरेड है, तो आप बताएं कि आपके इंडक्टेंस कितनी है। हमें पता है F = 1/2π/LC² है। ठीक है, और बस यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है आपने। F² = 1/4π² LC और L would be equal to 1/4π F² मल्टीप्लाई बाय F की क्या वैल्यू है F की वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज़। सी की वैल्यू क्या है जी 200 पिको इक्वल्स टू 0.127 मिली। तो क्लास सी हमने एम्पलीफायर देखा कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 92% तक बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू 78 इन क्लास बी। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने कम वक्त के लिए कंडक्ट कराया था क्लास सी में। अब लास्ट हमारा टॉपिक है क्लास डी एम्पलीफायर। क्लास डी एम्पलीफायर आपको याद है, क्लास सी एम्पलीफायर जो है वो पूरे साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, पूरे साइकिल के लिए एक्टिव रीजन में काम करता है। क्लास बी आधे साइकिल के लिए एक्टिव रीजन में काम करता है, और क्लास सी थोड़े से वक्त के लिए यानी कि थीटा सी के लिए एक्टिव रीजन में काम करता है। लेकिन जो आपका क्लास डी है ये थोड़ी देर के लिए भी एक्टिव रीजन में काम नहीं करता, या सैचुरेशन में करता है या कट ऑफ में करता है। ठीक है, एम्पलीफायर whose output is switched on and off, यानी कि सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में काम करता है। सैचुरेशन या कट ऑफ रीजन में काम करता है, तो जो इसका मतलब है ये स्विच के तौर पे काफ़ी काम आ सकता है। यूजेज डिजिटल स्विच। ठीक है, तो जो एक कंपोनेंट क्लास डी एम्पलीफायर का PWM है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसको PWM भी कहते हैं। PWM एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लास डी एम्पलीफायर का।
ठीक है। ये क्या करता है, पल्स ये ट्रेन ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस करता है, ट्रेन ऑफ पल्सेस ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और ऐसी ट्रेन ऑफ पल्सेस जिसकी विड्थ जो है वो प्रोपोर्शनेट होती है टू लेवल्स ऑफ इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, यानी जिसकी विड्थ जो है वो इनपुट सिग्नल से डिपेंड करती है स्पीड डब्ल्यूएम की। तो जिस अगर स्मॉल इनपुट होगी तो नैरो पल्स होगी, अगर लार्ज इनपुट होगी तो वाइडर पल्स होगी। ठीक है, स्मॉल इनपुट तो नैरो पल्स होगी, और अगर लार्ज इनपुट होगी तो वाइडर पल्स होगी। देखिए इसके कंपोनेंट्स में एक है हमारे पास सॉटूथ जनरेटर, जो कि सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है। ये हमने इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया हुआ है एम्पलीफायर के, और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने वी दी हुई है। ये वोल्टेज कंपैरेटर है। ठीक है, तो ये सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करती है, बनाते हैं अभी। ठीक है, सॉटूथ वेवफॉर्म, और ये सॉटूथ वेवफॉर्म ये वाली इन्वर्टिंग इनपुट में, और ये जो हमने इनपुट दी हुई है वी वो वाली इनपुट है। तो अब जब ये हमारी वी इससे बड़ी होगी इस वाली इनपुट से, तब हमें जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि हाई वैल्यू, और जब ये वैल्यू से कम होगी तो लो वैल्यू मिलेगी। तो हम ये इस पर मार्क कर लेते हैं। जब तक हमारी साइनोसॉइडल इससे बड़ी थी तो तब तक हमें हाई वैल्यू मिलेगी, जैसे ही सॉटूथ इससे बड़ी हुई तो हमें लो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ तक जो है वो लो वैल्यू रही। उसके बाद दोबारा साइनोसॉइडल बढ़ गई तो दोबारा हाई हो गई। उसके बाद लो, फिर यहाँ तक हाई, यहाँ तक लो, फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए हाई, फिर यहाँ तक लो रहेगी, फिर हाई, उसके बाद थोड़ी लो, और फिर लो रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपैरेटर की आउटपुट बनेगी। ठीक हो गया। तो जो पीक टू पीक वोल्टेज है सॉटूथ वेवफॉर्म की, दैट मस्ट एक्सीड लार्जेस्ट पीक टू पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज of sawtooth
waveform must exceed largest peak to peak value of इनपुट वोल्टेज, यानी कि देखिए ये हमेशा इससे ज़्यादा ही रही जा रही है सॉटूथ वेवफॉर्म ना। और फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉटूथ should be at least 10 times greater than frequency of input। ठीक है, फिर ये जो PWM सिग्नल बना ना, ये वाला PWM सिग्नल, ये जो है स्विच को, यानी कि आउटपुट स्टेज पे होता है डी एम्पलीफायर की क्लास डी की, ताकि स्विच को ऑन या ऑफ किया जा सके। PWM drives output stage of class D amplifier to make switch on and off। ठीक है, तो अब एक सर्किट में लगाऊं जो स्विच के तौर पे काम करता है। ये MOSFET का है। जी ये MOSFET सर्किट है। इस सर्किट को कहते हैं टोटम पोल, मशहूर सर्किट है, इसे टोटम पोल कहते हैं। और इसी फंक्शनैलिटी का इक्विवेलेंट जो BJT सर्किट है उसे कहते हैं TTL। TTL का मतलब है ट्रांजिस्टर लॉजिक, यानी कि इसी सर्किट का जो BJT वेरिएंट है उसे TTL या ट्रांजिस्टर लॉजिक कहते हैं, और MOSFET वाली वेरिएंट को टोटम पोल कहते हैं। तो जब इनपुट हाई होगी ना, जब इनपुट हाई होगी तो क्या होगा, ये जो Q1 और Q3 जो है वो ऑन हो जाएंगे। When input is high तो Q1 एंड Q3 जो है वो ऑन हो जाएंगे। ऑन होने के बाद ये Q2 जो है वो ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ क्यों होगा, क्योंकि ये ऑन होगा तो करंट यहाँ से फ़्लो करेगा, तो इधर कुछ भी नहीं होगा, तो ये ऑफ़ हो जाएगा। Q2 will be off because Q1 is on। ठीक है, और फिर क्या होगा कि ये ऑन होंगे तो ये RL जो है वो इफ़ेक्टिवली कनेक्टेड टू द ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड टू ग्राउंड है तो ये इसकी जो वोल्टेज है वो ज़ीरो मिलेगी, तो RL जब वो ज़ीरो के साथ कनेक्टेड हो गया, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस RL जो होगी वो क्या मिलेगी, हमें लो मिलेगी। ठीक है, फिर अगर इनपुट लो है तो Q2 जो है वो ऑन हो जाएगा,
Q1 एंड Q3 जो है वो ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, लो इनपुट है तो Q1 और Q3 तो ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने की वजह से जो ये करंट है ये इसको ड्राइव करेगा और करंट फ्लो करेगा। यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो ये RL के साथ कनेक्ट हो जाएगा। RL कनेक्ट हो जाएगा VDD के साथ। ठीक है, यानी कि हाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Q2 ऑन हो जाएगा क्योंकि Q3 Q2 ऑफ हो जाएंगे और RL के साथ कनेक्ट हो जाएगा। RL कनेक्ट हो जाएगा VDD के साथ, यानी कि जो VRL मिलेगी वो हमें मिलेगी हाई। ठीक है, ये ऐसा स्विच है कि जब इनपुट हाई होगी तो आउटपुट पे हमें लो मिलेगी, और यानी कि आउटपुट पे हमें लो मिलेगी RL के क्रॉस, और अगर इनपुट हमारी लो थी तो RL के क्रॉस हमें हाई वोल्टेज मिलेगी। ठीक है, तो जो क्लास C की एम्पलीफायर की तरह क्लास D को भी फ़िल्टर चाहिए। याद है क्लास C में हमें वो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी लगाई हुई थी, तो क्लास D को भी फ़िल्टर चाहिए। ठीक है, अब चूँकि ताकि वो सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब चूँकि जो ये हमारा ऑन ऑफ सिग्नल है ये वाला, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो इसके लिए हम LC टैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि LC टैंक सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, तमाम फ्रीक्वेंसीज के लिए नहीं होता। तो फिर इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर इस्तेमाल करना चाहिए लो पास फ़िल्टर। हमें लो पास फ़िल्टर इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसा लो पास फ़िल्टर जिसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हो नियर हाईएस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ताकि सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो गुजरे, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है वो, यानी कि सिग्नल के कंपोनेंट्स गुजरे, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो नेगलेक्ट हो जाए। तो इसकी प्रॉपर फिगर जो है हमारे पास साटूथ वेव फॉर्म जनरेटर है, और इसको हमने एम्पलीफायर में डाला माइनस प्लस में। यहाँ हमारी VI है और ये ड्राइवर सर्किट है लोड को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, और आउटपुट एम्पलीफायर है एम्पलीफाई करने के लिए। फिर LPF लो पास फिल्टर हमने अभी देखा सिग्नल्स हाई फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए। आउटपुट फीडबैक लगाया हमने क्या करने के लिए भला, डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी है हमारे क्लास D एम्पलीफायर की वो अप्रॉक्सीमेटली 100% है। अप्रॉक्सीमेटली 100% है क्योंकि पावर डिसिपेशन होती नहीं है इसकी। ये या सैचुरेशन में काम करता है या कट ऑफ में काम करता है, जो यानी कि एक्टिव में काम करता ही नहीं है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज है इसका वो ये है कि वेरी गुड LPF इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ हम एक समरी बनाते हैं कि जो क्लास A है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी थी, मैक्सिमम 50% थी सब कुछ करके भी। और क्लास B की कितनी थी, वो 78 पॉइंट समथिंग % थी। क्लास C की अप्रॉक्सीमेटली 92% और क्लास D की अप्रॉक्सीमेटली 100%। ये पूरे का पूरा एक्टिव रीजन में काम करता है, ये एक साइकिल के लिए करता है, ये साइकिल के कुछ पोर्शन के लिए करता है, ये करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।